ओवर द लास्ट आई थिंक 10 years ये हुआ है कि इतने साल जब अमेरिका के साथ उसका जो रिलेशनशिप रहा था वो था एक रैडिकल इस्लाम को आगे प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने यूज किया था यूएस ने सऊदी अरेबिया को, उन्होंने बाकियों को भी यूज किया था। फर्स्ट टर्म में उन्होंने ये कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मिडिल ईस्ट को चेंज किया जाए। सऊदी अरेबिया और ईरान को एक साथ जोड़ने के लिए चाइना पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि यूएस नहीं चाहता। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की एक और विजिट जो होने वाली है। हालांकि वो अभी फिलहाल श्रीलंका विजिट पर हैं और खबर ये आ रही है कि इस मंथ के लास्ट में वो सऊदी अरेबिया विजिट पर जा सकते हैं और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। और ये भी हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी सऊदी अरेबिया जाएंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले भी जो उनका कार्यकाल रहा उसमें भी पहले विजिट सऊदी अरेबिया के, इस बार भी सऊदी अरेबिया ही वो पहली विजिट के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट से क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान देश कपूर जी, जिनको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, ऑथर है, राइटर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया जाने वाली, हालांकि वो कई सारे बिम्स्टेक उन्होंने समिट में शामिल हुए, पर उसके बाद श्रीलंका। अब खबर ये आई है कि 22 अप्रैल के आसपास सऊदी अरेबिया जाएंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप भी सऊदी अरेबिया जाएंगे। तो सर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि अगर हम सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, या आखिर सऊदी अरेबिया में ऐसा क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की भी पहली विजिट सऊदी अरेबिया होती है, प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं, किस तरह से समझा जाए इसको? तो नमस्ते अंबर जी, एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है आपसे बात करना। सो ये जो है, आई थिंक सऊदी अरेबिया ओवर टाइम हैज चेंज्ड, राइट। पहली तो ये बात है। एक तो उसका जो इम्पोर्टेंस है हमेशा ऑयल एंड गैस से तो रही है, उसकी वजह से ही वो सऊदी अरेबिया है जो सऊदी अरेबिया आज है। पर ओवर द लास्ट आई थिंक 10 years ये हुआ है कि इतने साल जब अमेरिका के साथ उसका जो रिलेशनशिप रहा था वो था एक रैडिकल इस्लाम को आगे प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने यूज किया था यूएस ने सऊदी अरेबिया को, उन्होंने बाकियों को भी यूज किया था। तो अब वो क्या है, सऊदी अरेबिया चेंज हो रहा है, राइट। वो चेंज हो रहा है बिकॉज और अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम और आ गई हैं और उनके ग्रुप्स आ गए हैं जो और रैडिकल हैं। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया चेंज हो रहा है। एंड बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग द केयर टेकर ऑफ मदीना एंड मक्का एंड बीइंग वो ऑयल एंड गैस का एक भंडार, ये और एक तरह से एक लीडरशिप भी है वहां मिडिल ईस्ट की। क्योंकि अगर हम देखें जब पिछली बार ट्रंप आए थे तो एब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे। मेरी नजर में लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया, पर शायद पहली बार ऐसा हुआ 1400 साल में कि अरब स्टेट्स ने इजराइल के अंदर अपना काउंसलेट खोला और इजराइल ने अरब स्टेट्स में अपना काउंसलेट खोला। ये पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो अगर आप विजिट भी करते थे तो आपको आने नहीं देते थे जो अरब स्टेट्स है, अगर आप विजिट भी कर लेते थे वहां इजराइल में। तो इस तरह से अगर देखें तो पहले ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है पहले सेटअप हो चुका था। जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म में उन्होंने ये कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि मिडिल ईस्ट को चेंज किया जाए। तभी जब बाइडेन वापस आए और वो अपनी पहली विजिट पे गए थे जब सऊदी अरेबिया, तो वो इंस्टेड ऑफ, हालांकि बात तो करने गए थे कि ऑयल की प्राइसेस को लोअर किया जाए, पर हुआ ये कि वो ही वाज हार्पिंग अपॉन खशोगी। वो खशोगी के पीछे वो उसका जो पूरा
जो केस था लाइक उसके बारे में बात करते रहे, लाइक विच वाज रियली फनी बिकॉज अगर सऊदी अरेबिया से बात करनी है, दैट वाज द लास्ट थिंग दैट दे हैड टू डू, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. सो बाइडेन जो सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट छोड़ के गए थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट नहीं थी जब वो वापस आए एज प्रेसिडेंट, बिकॉज ट्रंप ने वो चेंज कर दिया था पूरा मिडिल ईस्ट. ऐसे ही आज भी जब इनकी सेकेंड टर्म शुरू हुई है, he also thinks कि Middle East is actually the center of gravity for a lot of things which are going to happen, right? सऊदी अरेबिया और ईरान को एक साथ जोड़ने के लिए चाइना पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि यूएस नहीं चाहता. So that will also be one of the major discussion points. Apart from that, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस लो रखना, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और जो उन्होंने टैरिफ की जो स्टेप लिए उसमें भी चेंजेस आएंगे. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी एट द सेंटर ऑफ ट्रम्प्स माइंड, राइट, जब वो वहां जाएंगे. बट ऑन द अदर हैंड जो सऊदी अरेबिया की जो इंपॉर्टेंस है वो खुद ब खुद चेंज हो रही है, क्योंकि ऑफ व्हाट हाउ मोहम्मद बिन सालम एक्चुअली लुक्स एट 2030 विजन जो है इनकी, कि वो कहां जाना चाहते हैं. तो मैं इसको ऐसे देखता हूं. बिल्कुल. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उनका फर्स्ट टर्म था, उसमें अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया गया, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था और वो सक्सेसफुल भी रहा. लेकिन जैसे ही सऊदी अरेबिया वो अकॉर्ड साइन करता, खबरें तो यही आ गई थी कि वो साइन करने वाला है. उसके पहले ही हमने देखा कि गाजा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो गया. इनफैक्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था, उसकी भी खबरें आई थी. तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट एक सबोटाज के तौर पर रहा इन दोनों ही मैटर्स के ऊपर. और अभी एक बार फिर से प्रेसिडेंट ट्रम्प जाने वाले हैं, तो सर क्या फिर से अब्राहम अकॉर्ड हम देखेंगे क्या? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था उसमें उतना ज्यादा हमने खुलकर आते हुए नहीं देखा. अब जाकर थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही कुछ सऊदी अरेबिया ने बोला है कि इनसाइड रिपोर्ट जो इजराइल मीडिया में है वो यही है कि वो चाहते हैं कि उसके साथ, इजराइल के साथ उनके संबंध अच्छे हों, लेकिन क्योंकि पब्लिक प्रेशर की वजह से वो इतना खुलकर नहीं बोल पाए इजराइल के समर्थन में. तो सर इस पॉइंट ऑफ व्यू का आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक सऊदी अरेबिया के दो मेन एडवर्सरीज हैं वहां पर पूरे मिडिल ईस्ट में. एक आइसिस है और एक ईरान है. आई थिंक ये जो मॉडरेट इस्लाम का जो उन्होंने पूरा एक मूवमेंट शुरू किया, जो अंडरटेकिंग रखी, वो आइसिस के पेशन रखी. बिकॉज आइसिस जो है उसके दिमाग में ये है कि वो एक कैलिफेट या खिलाफत एस्टैब्लिश करना चाहता है, और उसकी नजर में अगर वो ये सारी मोनार्कीज जो हैं और ये सारे किंगडम्स जो हैं वो खुद अपने आप में अपोस्टेट्स हैं, मतलब तो एक दूसरे के वो खिलाफ है. अब कौन सही मुसलमान है कौन नहीं है उनका आपस में है, हालांकि दोनों ही सलाफी हैं. जन्नत में ही पता चलेगा कौन सही मुसलमान है, क्योंकि कोई मुसलमान अपने अलावा दूसरे को मुसलमान ही नहीं मानता. वो कहते हैं ना कि जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, यहाँ तो शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है. पाकिस्तान हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किसी को भी मार दिया जाता है ब्लास्फेमी के इल्जाम में. पर्सनल ग्रजेस हों, दुकानदार ने पैसा मांग लिया, पंचर वाले ने अपना पैसा मांग लिया, उधार मांग लिया, आपको कोई पसंद नहीं है, बस आप बोलिए ब्लास्फेमी, गुस्ताखे रसूल, और खत्म कहानी. कोई पुलिस का चक्कर नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं. इनफैक्ट मालाएं पहनाई जाती है गले में. हाँ, और वही वहां हो रहा है कि आइसिस सही सलाफी हैं या ये सही सलाफी हैं, उनका आपस में ही वो है, बहस है. तो इसलिए जो आइसिस वाले जो हैं उन्होंने तो बल्कि
मदीना पे भी उन्होंने अटैक किया था। उन्होंने 3-4 जद्दा में किया, कातिफ में किया और मदीना में किया। तो बेसिकली नहीं चाहते कि जो सऊदीज जो हैं वो रूल करें ओवर मक्का एंड मदीना। So that is their व्यू पॉइंट and that is like what they want to do. On the other hand, the Saudis under MBS, like what they have started doing is कि उन्होंने काउंसलिंग एंड केयर सेंटर्स शुरू किए। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स कि आप वहां वो लेकर आते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, उनकी डी रेडिकलाइजेशन होती है फ्रॉम द रेडिकल इस्लाम। तो वो एक अलग से सेंटर्स उनके वहां चल रहे हैं। तो अब मुझे इतना नहीं पता था कि इवन सऊदी अरेबिया में दे आर एरियाज व्हिच आर वेरी मेजॉरिटी शियाइट एरियाज, तो वहां भी हैं बहुत। और वहां के जो वो शियाइट एरियाज हैं, इवन दे आर वेरी रेडिकल एंड ऑब्वियसली बैक्ड बाय ईरान। तो दूसरा एडवर्सरी जो है आफ्टर आइसिस इज ईरान। ईरान जो है उसका अपना एक ग्रज है ऑफ शिया सुन्नी इशू जो है सऊदी अरेबिया के साथ। तो सऊदी अरेबिया एक बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। अगर इन दोनों एडवर्सरीज जो हैं, जो उसको अंडरमाइन करना चाहते हैं, जो उसके हाथ से जो लेजिटिमेसी है वो इस्लाम के लीडर बनने की, वो उसे लेना चाहते हैं, तो सऊदीज को एक बड़ा डिफरेंट एक रास्ता लेना पड़ेगा। और वही वो लेने की कोशिश कर रहा था विद एब्राहम अकॉर्ड्स। सी जो आईमेक है, जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है, उसमें जो इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, तो उसमें ये था दैट वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एन अल्टरनेटिव टू द BRI, द बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना ले रहा है। तो चाइना तो नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े, इसीलिए चाइना इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ईरान ऑन इट्स ओन एजेंडा। इंडिया जो है ईरान के साथ भी दोस्ती रखी हुई, बिकॉज इंडिया का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहां से निकलता है चाबहार से, और वो एक सेंट्रल वो एक इनिशिएटिव है इंडिया का, बिकॉज वो जोड़ता है ईरान को अजरबैजान से, ईरान को आर्मेनिया के साथ, और फिर आगे रशिया के साथ। और इसका पूरा जो पूरा लिंक है वो जाके जुड़ता है आर्कटिक के साथ। तो इंडिया चाहता है कि उसको आगे बढ़ाए, तो ईरान के साथ भी रखना चाहता है और सऊदीया के साथ भी रखना चाहता है, और इजराइल के साथ तो ऑब्वियसली है ही। तो दिस इज हाउ the whole map is currently geopolitically, right? Now इसमें जो Saudis हैं, they will try and bring down at least some of the temperature from Iran. That is why I think मोदी जी भी मिलेंगे, ट्रम्प भी मिलेंगे, and that is what they want to work out. ईरान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो किसी की नहीं सुनता। वो जो है समय पूरी तरह से ईरान जो है चाइना और इन सब लोगों के साथ में, एंड बैकिंग हुतीज, they want to actually inflict some damage on the US. That is how it is working, and Houthis are almost winning. Trump जो मर्जी बोलता रहे, but सच्चाई ये है कि Houthis are not allowing US to really win in the Red Sea area. वो अभी भी बीते दिनों एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप में द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ को भी जोड़ लिया गया था, जिसमें हुतीज को टारगेट करने की प्लानिंग हो रही थी। सऊदी अरेबिया और अमेरिका इस मामले में एक ही पेज पर नजर आते हैं व्हेन इट कम्स टू ईरान और ये सारा कुछ। तो ये भी दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है टू कम क्लोजर। Yes, absolutely. And I think not just those two, but also India, because see, इंडिया का जो नेवल स्ट्रैटेजी थी पहले, तो एक ये थी ऑलमोस्ट मांग 2014 से पहले ऐसे था कि हम पूरी दुनिया से परमिशन मांग रहे थे कि हम भी इंडियन ओशन में काम कर सकते हैं। बट 2014 के बाद हम कह रहे हैं वी विल इंश्योर दैट देयर इज सेफ्टी इन द इंडियन पैसिफिक एरिया। अगर इंडिया हैज टू लीड दैट,
and by that virtue also lead the Quad, because नहीं तो हमें कौन पूछता था, क्योंकि हम इंडियन ओशन में इतने स्ट्रांग हैं, इसीलिए क्वाड की लीडरशिप में भी हैं। लोग इसको ढंग से समझ नहीं रहे हैं। सो अगर हम इंडो पैसिफिक जो रीजन है, अगर उसमें अपना वर्चस्व चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हम जो इंडिया जो है वो इस हूती का जो पूरा एंगल है उसके बारे में कोई एक सोल्यूशन निकालें। वो सोल्यूशन निकालने के लिए इट हैज टू वर्क विद द साउदीज एंड विद द यूएस। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर इट। So that will, so you're right. So that will become also a centerpiece. See, Iran का होगा जो पूरा जो mess है, that will be one of the things. Abraham Accords तो obviously है ही, and plus the oil and gas का भी है, and overall जो आगे आने वाले 50-100 सालों तक जो impact होगा और जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी मिडिल ईस्ट की, वो अगले 2-3 सालों में बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत चीजें चेंज होंगी, जो सीरिया में हो रहा है और जो यहाँ पूरे ईरान में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, वो अभी ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात करें तो काफी कुछ अभी से हमें बदलाव नजर आ रहे हैं, और अगले कुछ दशकों में सर क्या कुछ बदलाव हमें हम देख सकते हैं अगले आने वाले जिन 5 दशक यानी 50 सालों की आपने बात की, तो किस तरह से हम वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में क्या बदलाव देखेंगे? पहले ये था कि जो ये मेन जो कंट्रीज थी, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर तो उतना नहीं, बट ओमान वगैरह, राइट, और कतर भी था, पर कतर और सऊदी अरेबिया एक दो अलग अलग कैंप्स में आ गए हैं फॉर लाइक व्हाटएवर हाउएवर दे वांट टू एक्चुअली प्रोसीड एज अ लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। उसी का आई थिंक ये खेल है सबका। बट इन टर्म्स ऑफ हाउ द चेंज विल हैपन इज दैट लाइक अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और ऐसी एक दो और कंट्रीज अगर मिलके इजराइल के साथ अगर मिलके एक डिफरेंट एक तरह का मिडिल ईस्ट अगर कहें एक अरब वर्ल्ड को स्ट्रक्चर देती है, जिसमें कतर तो नहीं होगा, ईरान भी नहीं होगा, पर एक ऐसा स्ट्रक्चर दें जिससे आगे जाके थोड़ा पीस आए। अगर मिडिल ईस्ट में पीस आती है तो यूएस के जो ऑप्शंस जो हैं, जो सीआईए के ऑप्शंस हैं, वो कम हो जाते हैं। ये बहुत लोग नहीं जानते, पर जब सुएज कैनाल जब बन रहा था तो ब्रिटेन ने जो पैसा दिया था सुएज कैनाल के लिए, उसमें से कुछ पैसा एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए भी था। तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो हसन अल बन्ना और सैयद कुतुब की जो लीडरशिप में जो वहां बनी और जो आगे उन्होंने बढ़ाई, उसका एक मेजर कारण ये था कि MI6 वाज एक्चुअली बिहाइंड इट। उसके बाद नाजीज ने वो मुस्लिम ब्रदरहुड की लीडरशिप दी और बाद में लाइक वही सीआईए ने ली। इवन सईद रमादान जो था 1963 में वो व्हाइट हाउस में बैठा था आइजनहावर के साथ ओवल ऑफिस में। And Saeed Ramadan is the one, like, is the guy who actually changed the entire structure of Pakistan also. Maulana Maududi जिन्होंने तईफुल कुरान लिखी, like उनको उस जगह पे लाना और लाइक उसका एक कंटिन्यूटी रखना विद सैयद कुतुब, वो तो काम सईद रमादान का था। और अगर उस तरह से अगर देखें तो इजिप्ट एंड प्लस Saudi Arabia and all these guys have been like working together to create the Islamic world that we see today. अगर जितना भी टेररिज्म का अगर हम बेसिस माने, फाउंडेशनल बेसिस, इंटेलेक्चुअल जो फाउंडेशनल बेसिस है, वो या तो सैयद कुतुब में रखा या मौलाना मौदूदी ने रखा, राइट? इन दोनों ने मेजर लीडरशिप ली ना। पर अगर उनको चेंज करना है आगे की आने वाली दुनिया को, तो इनका जो काम था उसको मॉडरेट करना पड़ेगा।
वो वैसे नहीं चल सकता जैसे चलता रहा है। जी तो नाउ सिंस CIA is in different hands, CIA is not doing what it was doing, ये करना ज्यादा आसान है। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड UAE can work together with Israel to create a different kind of a Middle East. एक और बात है, जो ईरान है वो ईरान इसलिए है जो भी वो है बिकॉज ऑफ द मुल्लाज एंड मौलानाज जो वहां पर जो हैं। तो जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं यहाँ बहुत US में काफी मैंने ट्रैवल किया है, मैं काफी ईरानियन से ऐसे मिलता रहा हूँ। उनको जब भी मैं बोलता था ना कि आपकी जो सिविलाइजेशन है बहुत एंशियंट है, तो वो हमेशा बोलते थे कि हम तो कभी मुस्लिम थे ही नहीं, हम तो ज़ोरास्ट्रियंस थे, हमें तो ये कन्वर्ट किया गया। तो उससे मेरे को एक बात समझ में आई कि दे स्टिल डू नॉट फील दैट दे आर लाइक मुस्लिम्स देमसेल्व्स, they still like retain that soft corner for Zoroastrianism. तो मैं कुछ साल पहले की बात है, मैं एक ईरानियन लेडी थी, उनसे उस टीचर थी, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा मेरी नजर में अगर ये मुल्लास को निकाल दो ईरान से तो 40% ऑफ ईरान विल एक्चुअली कन्वर्ट बैक टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो मैं कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा, कहती है 90% विल कन्वर्ट। 90 अगर मुल्लास को वहां से निकाल दो ईरान से 90% ऑफ ईरान विल कन्वर्ट बैक टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे कोट करना चाह रही हूँ। चीफ इमाम उमर इलियासी, आप आई एम श्योर उनको जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा उनका। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल और UAE सऊदी वो मिलकर UAE में एक नया धर्म इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जितने भी अब्राहमिक फेथ्स हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी। आपको सर क्या लगता है, ऐसा ये वाकई में हो सकता है? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल क्योंकि एनीथिंग जो सी द थिंग इज वो देयर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो पाकिस्तान की जो नींव रखी थी वो एक्चुअली अहमदीज ने रखी थी। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था टू मेक इट एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके 10 जो क्लॉजेस हैं उसमें 6 तो ऐसे हैं जो विच मेक पाकिस्तान एन इस्लामिक कंट्री। वो जो था पूरा मोहम्मद जफर खान ने लिखा, जो खुद अहमदी थे। तो बाद में उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हीं क्लॉजेस के अंदर अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट। 1950s में आई थिंक ऐसा हुआ था कि 1953 में कि दे वर राइट्स अगेंस्ट द अहमदीज। उसके बाद एक मुनीर कमीशन निकली थी। तो मुनीर कमीशन ने जब सबसे पूछा कि मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है, तो 14 ग्रुप्स थे वहां पर अहमदीज के अलावा, ये डिटरमिन करने के लिए कि मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है। वो 14 ग्रुप अगले ग्रुप को नॉन मुस्लिम करार करते थे। तो मतलब 14 ग्रुप्स में से किसी में ये डिसीजन नहीं हो पाया कि मुस्लिम आखिर है कौन। तो यू अंडरस्टैंड। सो ये एक जब पाकिस्तान बना तो इस तरह से बना था कि मुस्लिम जो है वो हिंदू सिख वगैरह के साथ नहीं रह सकते। तो ये तो हम हैं, वो हैं, आई एंड द अदर। धीरे धीरे क्या हुआ, जो आय था, जो अस था, उसमें से पहले निकले अहमदी, बांग्लादेश जो बंगालीज थे वो निकले, फिर ऐसे जो सिंधी थे वो निकले, मुहाजिर निकले। अल्टीमेटली लाइक दैट एंटायर कंट्री केम डाउन टू पंजाबी सुन्नीस। बलोचिस को भी उन्होंने खूब मारा है, सबको मारा है। अल्टीमेटली क्या होता गया है कि जब इस राह पे चल पड़ो कि मैं और दूसरा अलग है, तो जो मेरे ग्रुप में है उस सब में ये होड़ लगी रही कि असली कौन है, बिकॉज देयर इज नो बेंचमार्क टू बिलीफ। यू अंडरस्टैंड? Absolutely, sir. So the only way
to show that you are a better believer is to become the most fanatical believer available. Because मैं असली बिलीवर तो तब बनूंगा जब मैं इतना बिलीव करता हूं कि मैं अगले बंदे को मार भी सकता हूं उस बिलीफ के लिए. जब otherwise there is no benchmark to belief, right? तो हम कैसे दिखाएं कि हम कितने पायस हैं? हम पायस तब बनेंगे जो हम अगले बंदे को मार भी सकते हैं अपनी पायटी के अंदर. तो दैट इज द fundamental issue that is there with belief systems. Unless and until आप belief systems को ही साइड पे कर दो. See, Christianity was also like that. अगर आप देखें how Protestants and Catholics fought, and then whole thing like happened. Bloody past, of course. A very bloody past, right? But today it is not there because they have kept the religion aside. ये इतना important ही नहीं है. पर क्या इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है? आप सिर्फ that is the main thing. ये मॉडरेट इस्लाम की बात तो कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज वाई मेरे को हैरानी इस बात की हुई जब मैंने वो देखा डी रेडिकलाइजेशन ऑफ जो उनके जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं. तो आर दे सेइंग देमसेल्व्स कि इस्लाम इज लाइक अ ड्रग. Sir, very interestingly, Asaduddin Owaisi has also mentioned this thing कि सरकार de-radicalization के लिए कुछ करे, क्यों नहीं करती है सरकार. जब भी आतंकवाद और उसको लेकर कोई ऐसी बात आती है तो वो भी डी-रेडिकलाइजेशन को कहते हैं कि सेंटर बनाएं, ऐसा करें, वैसा करें, जबकि वो रेडिकलाइजेशन के नारे खुद लगाते रहते हैं कि कब्र छीन लिया जाएगा, अरे कब्रिस्तान जा रहा है, मस्जिद ले रहे, वक्फ को ले. तो इट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी. सी मैंने एक स्टडी की थी. आई वाज पार्ट ऑफ द स्टडी जो हमने की थी इन यूपी. So I personally went to 60 like villages and towns. वो थी study थी to understand the socio-economic ways to develop the minorities. तो generally उस समय मैंने 90s में की थी. तो जब ये बात करते हैं minorities की like यूपी में, that was by default like Muslims. So बाकी वाले minorities नहीं आते थे. तो मैं जब वहां गया, वक्फ में भी गया, देवबंद में भी गया मैं, और जो वहां के मदरसे थे, सब मदरसों में भी जितनों में जा सकता था मैं गया, लोगों से मैंने बात की. और तो मेरे को ये उस समय समझ में आया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑल दीज मदरसास, जो आपस में ही डिफाइन करते रहते हैं कि हमने क्या करना है. देवबंद एक है ऐसे, वो दारुल उलूम और बाकी भी है, वो आपस में ही डिफाइन करते हैं कि क्या करना है. एंड दे आर द वंस हु डिक्टेट व्हाट हैपेंस इन द मदरसास अक्रॉस द लैंड. तो वो अब आप एक तरफ से तो ये बात कर रहे हो कि आपको डी रेडिकलाइजेशन करना, पर आप चेंज भी नहीं करना चाहते. ये उसी तरह है जैसे जिन्ना का था. जिन्ना ने पूरी लड़ाई पाकिस्तान के इस्लाम पे लड़ी, राइट. पर जब उसने पहली स्पीच दी, उसके बाद उसने कहा कि आई वांट इट टू बी अ कंट्री फॉर एवरीवन. He is रज़ाकार for a reason, sir. राइट. सो द थिंग इज कि आप ये कैसे कर सको, मतलब हाउ डू यू स्क्वेयर दैट? लाइक यू कांट, राइट. आप तब भी झूठे थे, आप अब भी झूठे हो. तो इस तरह से तो ये एक तरह का वो है, डिसेप्शन है जो चल रहा है. अगर हम समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ. बिल्कुल. बट सर सवाल ये है कि क्या जो इमाम उमैर इलियासी ने बोला है कि ऐसा एक नया धर्म आने वाला है, इज इट रियली पॉसिबल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन सर कमिंग बैक टू पीएम मोदी, उनकी विजिट का उद्देश्य क्या डी रेडिकलाइजेशन भी हो सकता है, सिंस सऊदी अरेबिया इज द एपिसेंटर ऑफ इस्लाम, तो वहां से, या ओआईसी का लीडर डी रेडिकलाइजेशन, क्योंकि भारत के लिए भी हम टेररिज्म की बात करें, रेडिकलाइजेशन की बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसी की वजह से हमारा जो हम देख रहे हैं कि होस्टाइल नेबरहुड है, ये भी एक एजेंडा हो सकता है पीएम मोदी की विजिट का. हाँ, आई थिंक
इन द फ्यूचर, आई थिंक नियर फ्यूचर, शायद कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश एंड इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। एंड सो अगर वो होगा तो आई थिंक उनका बैकअप होना, उनका ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो बहुत सारी और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक उसका एक कॉन्टेक्स्ट तो होगा कि हम अगर ये करना चाहें तो आर यू बिहाइंड अस। तो एंड बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी ऑफ द OIC, will they be behind us? So I think that will be one part of the agenda. The other part will be obviously कि अभी वक्फ का बिल आया है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया का पूरा कंट्रोल जा चुका है मदरसों में, वो आज भी है। तो उनके जो पुराने जो लिंक हैं, जो उनके एस्टैब्लिश्ड लिंक्स हैं, जो उनके एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क्स हैं, वो चेंज होने पड़ेंगे फॉर इंडियाज नेक्स्ट स्टेप्स। अगर कश्मीर में जो चेंजेस आए और जो ये वक्फ बिल में जो चेंजेस आए, ये इसलिए आ पाए हैं बिकॉज सऊदी अरेबिया खुद चेंज हुआ है, बिकॉज उसके नेटवर्क्स ने वो चीज नहीं की जो वो कर सकते थे और जो करते रहे हैं, राइट। तो इसलिए अगर आगे देखें आगे क्या चेंजेस आने हैं, तो उसके बारे में वो सोच रहे होंगे कि हम कैसे इनके साथ काम करें। तो दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग। द थर्ड वन विल ऑब्वियसली बी कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो आई थिंक दैट इज सो वो 3 एजेंडाज रहेंगे। पर आई थिंक एक और जो मेजर एजेंडा होगा वो ये होगा अबाउट हाउ टू वर्क between what is happening in Iran and Saudi Arabia and also Israel. So when Donald Trump goes in mid-May, he can see changes happen. He can make changes happen. तो आई थिंक उस तरीके से वो एक पेज पे है। अब इसमें रशिया कहां पर? आई थिंक इसमें इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में जो डार्क हॉर्स है वो रशिया है। रशिया जनरली ईरान के साथ है इस हूथीज की वॉर में, बट आगे जाके रशिया कहां रहेगा वो देखने वाली बात है, बिकॉज ट्रंप इज ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क विद रशिया with Putin, and Modi ji obviously works with him quite a lot. So उस तरह से देखो तो I think वहां एक ये preparatory visit होगी for the next steps to happen. तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और इसका इतनी सडनली अनाउंस होना भी कि अभी अनाउंस हुआ है कि अप्रैल एंड में हो रहा है, मतलब 2-3 मुश्किल से 2-2.5 हफ्ते की बात है जी। वो शायद इसलिए भी है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट आर प्रॉब्ली प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर। सर, तो क्या ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान भी एजेंडा पे हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। आई थिंक आगे आने वाले टाइम के में जो चीजें चेंज होने वाली हैं, बिकॉज पाकिस्तान का अब मुझे दिखाई नहीं देता पाकिस्तान आई थिंक इज गोइंग टू चेंज। हाँ, वो बालूचिस्तान का जो हो रहा है, जो पख्तूनख्वा में, तो वो तो चेंज होगा ही। वो कब होगा वो देखने वाली बात है, बट अब आई थिंक इट इज कम टू अ पॉइंट, एक वो कहते हैं क्रिटिकल मास जो है, वो क्रिटिकल मास बालूचिस्तान में तो कम से कम हो गया है, राइट। अब POK में जो है वहां पर कैसे वो चेंज होता है वो देखना है, क्योंकि the way India works is not directly attack some country. The way it works is जैसे बांग्लादेश में किया था मुक्ति बाहिनी, तो that is the only way to do, and I think the same will even बांग्लादेश में चेंज होना चाहिए और शायद होगा। तो आई थिंक उसका एक ग्लिम्स जो है उसका रेड द राइट एक्ट, that was probably done in this meeting with Yunus. That is why he was in that kind of a
सॉम्बर मूड, मतलब वो बंदा उस तरह से नहीं था वो जिस तरह से पहले बाकी मीटिंग्स में होता है। तो उसको कुछ ना कुछ तो बताया गया था कि क्या हो सकता है उसके साथ। बिकॉज सी, जो जो मॉब्स पहले शेख हसीना की तरफ गए थे, वही मॉब्स यूनुस की तरफ तो जा सकते हैं। ऑफ कोर्स सर, वो होने भी लग गया है। जिन स्टूडेंट्स लीडर्स ने जो आंदोलन चलाया था, वही और वो आर्मी और इनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो वो तो पॉसिबल, अभी वहां पे कू की बात भी हो रही है कि वी कुड सी अनदर कू इन बांग्लादेश। तो एग्जैक्टली तो वो उसका एक ग्लिम्स उसको दिया होगा, एक ट्रेलर, कि ये तेरे साथ भी हो सकता है। और तेरे को शेख हसीना का तो फिर हमने ले लिया, तेरे को लेने वाला है कौन? नहीं नहीं। वो बेचारा जाएगा तो जाएगा कहाँ? वो चाइना चला जाएगा शायद। अब तो सऊदी उसमें आपके यहाँ पे भी सरकार बदल गई, तो अंकल ट्रम्प भी नहीं लेने वाले। एग्जैक्टली तो वो भी एक है। उनका वही हो जाएगा, तेरा क्या होगा। मोदी जी ने डायलॉग मारा। सो बड़ा डेवलपमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरेबिया विजिट को लेकर। खबर आई है, और खबर ये है कि इस महीने की 22 तारीख को, यानी कि 22 अप्रैल को सऊदी अरेबिया जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और कई सारे बड़े मुद्दे एजेंडा पर नजर आ सकते हैं, और काफी अहम ये विजिट है। सऊदी अरेबिया एक अहम पार्टनर है भारत का। और खबर ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी सऊदी अरेबिया जाएंगे। जो उनकी पहली ऑफिशियल विजिट होगी वो सऊदी अरेबिया होगी। तो हमने सऊदी अरेबिया की अहमियत के बारे में बात की कि कितना महत्वपूर्ण है सऊदी अरेबिया, और क्या कुछ हमें इस विजिट से निकल कर आ सकता है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ हो सकता है फ्यूचर में। ये सारी बातें हमने की। और हमारे साथ हमारे मेहमान रहे देश कपूर जी। सर, आपने काफ़ी खुलकर और सारे ही बिंदुओं पर हमारे साथ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे और दर्शकों के साथ साझा किए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय थैंक हिंद, जय भारत। यू।